नमस्कार दोस्तों। आप ज़रा अपने उस 23 साल की उम्र को गौर करिए। 23 साल की उम्र में आप क्या करते थे, क्या सोचते थे और आपका उद्देश्य जीवन का क्या हुआ करता था। निसंदेह युवा होता कोई भी व्यक्ति की प्राथमिकताएं नौकरी, घर और ज़िंदगी की कुछ ऐसे ही रोज़मर्रा के पहलुओं से जुड़े रहते हैं, उस पे आश्रित होते हैं। लेकिन इसी उम्र में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के शिरोमणि भगत सिंह ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने महज फांसी के फंदों को छुआ नहीं, बल्कि उसके माध्यम से इस सारे भारत देश को एक संदेश दिया कि त्याग और समर्पण भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माता के विकास के लिए आवश्यक है। और जब तक उस आज़ादी के लिए आप बलिदान नहीं करेंगे, वो आपको मिल नहीं सकती। अपने आदर्शों, अपने सिद्धांतों के बल पर भारत को स्वतंत्र कराने, भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए भगत सिंह निरंतर कृत संकल्प थे। गौर करने की बात है कि 20-22 साल की छोटी सी उम्र में लाहौर के पुस्तकालय में पढ़ने वाला एक बच्चा पुस्तकालय की अधिकतर किताबों को पढ़ चुका था। उससे जो ज्ञान निकल रहा था, उस ज्ञान को पी चुका था। ऐसा बच्चा क्रांति और तलवार, हिंसा की धार को कैसे अपनाता है, इसके पीछे भी बड़ा रोचक वाकया है। महात्मा गांधी के नाम से तो आप सब लोग रूबरू होंगे ही। गांधी जी भारत में आंदोलन की एक बहुत ही इनोवेटिव और नई तकनीकी लेकर आए। वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह बेसिकली अहिंसा के माध्यम से अपने सही आग्रह को पाने का एक तरीका था। गांधी जी ने 1919 में असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन को भारत में बड़ी सफलता भी मिल रही थी, लोग जुड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को करारी शिकस्त मिल रही थी। ऐसे ही समय में चौरी चौरा में एक छोटी सी घटना होती है, जिसमें भारतीय जनता एक थाने को जला देती है, कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं और इसके कारण गांधी जी पूरे आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो भारत के युवा थे, जो भारत के जोश खरोश और उत्साह से भरे लोग थे, उनके अंदर एक गहरी निराशा छा जाती है। उनको गांधी जी का यह कदम बचकाना और अति आदर्शवादी लगता है, जो भारत को उसकी आज़ादी से दूर ले जा रहा था। इसी समय आप देखेंगे कि 1919 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति में लेनिन ने अपने कुछ समर्थकों के माध्यम से जार की सत्ता का खात्मा किया। और जार की सत्ता कोई ऐसी वैसी सत्ता नहीं थी, एक ऐसी सत्ता थी जो खुद में एक महाद्वीप थी। और खुद में महाद्वीप होते हुए भी इस सत्ता ने अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सारे महाद्वीपों के एक अच्छे खासे भाग को अपने अंदर समाहित किया था। ऐसी महान सत्ता को साम्यवादी क्रांति की एक लहर ने गिरा दिया और रूस में साम्यवाद, समतावाद की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। तो जब गांधीवादी प्रयोग की विफलता भारत में सामने आ रही थी, ऐसे ही समय में साम्यवादी प्रयोग की सफलता भी भारतीय युवाओं तक पहुंच रही थी। इसी सोच की उपज थे भारत के क्रांतिकारी युवा, क्रांतिकारी लोग। इन क्रांतिकारियों ने जगह जगह अपने संगठन बनाने शुरू किए और न सिर्फ बम और पिस्तौल की राजनीति पर विश्वास किया, बल्कि क्रांति की तलवार को धार देने के लिए विचारों का सहारा लिया। स्वयं भगत सिंह इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को आगे बढ़ाने, उसे तेज करने, उसे उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। इस एसोसिएशन का उद्देश्य मात्र भारत को आज़ादी दिलाना नहीं था, ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। अब सोशलिज्म अपने आप में एक आइडिया है, एक पावरफुल फोर्स है जिसने पूरी दुनिया को एक नई दशा और दिशा दी। रिपब्लिक भी अपने आप में उस काल में बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सके, यह सोच से परे की बात थी। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन महज उस एक क्रांति का बिगुल नहीं फूंक रहा था जिससे भारत अंग्रेजी सत्ता उपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हो। इतने गहन और उदात्त विचारों को जनता तक पहुंचाना आसान नहीं था। अतः हमारे क्रांतिकारी युवा हमेशा इस प्रयास में थे कि किस प्रकार से हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के बीच में अब इन बातों को रखें कि कैसे उनकी क्रांति न सिर्फ भारत को आज़ाद कराएगी बल्कि उन्हें भारत के उन जमींदारों और पूंजीपतियों से भी आज़ाद कराएगी। इतने महान विचारों को रखने के वाले भगत सिंह आखिर फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचते हैं, इस कहानी पे यदि हम जाएं तो इसकी शुरुआत हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। आप लोग ये जान ही रहे हैं कि जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित एक बाग है, एक पार्क है। उस बाग में जनता कुछ उत्सव पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी और ऐसे ही बीच में क्रूर अंग्रेजी सत्ता वहाँ पहुँची और जनता को गोलियों से भुनवा दिया। पूरा जनमानस इससे आक्रोशित हुआ। उस दंश, उस कष्ट को जनमानस ने झेला और झेलने के बाद उसकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सबने दी। ऐसे में ही कांग्रेस के गरम दल ने सड़कों पे लोगों को लेकर निकले। उन्होंने जनता के माध्यम से सरकार को चुनौती देनी शुरू की। सरकार ने और बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और ऐसे ही एक लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता की मृत्यु हुई। यह क्रांतिकारियों को और झकझोर दिया और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी जो चाहते थे कि अपने विचारों के माध्यम से एक ऐसी क्रांति पैदा की जाए जो संपूर्ण भारत को बदल दे, वो अब चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि अब अंग्रेज़ों से लाला जी की मौत का बदला लेकर रहेंगे और फिर इसके लिए उन्होंने एक योजना बनानी, एक रणनीति बनानी शुरू की। उस रणनीति के माध्यम से उन्होंने एक दिन आक्रमण किया और सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या को ब्रिटिश हिस्ट्री में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों के खिलाफ ट्रायल्स किए गए, लेकिन ब्रिटिश कभी उन्हें पकड़ नहीं सकी। अब भगत सिंह अपनी बात को आगे बढ़ाने, अपने क्रांति की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़े और जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक हो रही थी, उस बैठक में भगत सिंह पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ और वहाँ कुछ ऐसे डमी बारूद बम को फोड़ते हैं और फोड़ के साथ में कुछ पर्चे और पॉम्पलेट बांटते हैं। उस पूरी घटना का उद्देश्य ये था कि उन पर्चों पॉम्पलेट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की उस नाकामियों, ब्रिटिश सरकार के उस शोषणमूलक चरित्र को उजागर किया जाए और अपने विचारों को जनता तक, उस झूठे नेताओं तक पहुंचाया जाए जो महज संसद में जनता के काम के नाम से बैठे हैं, किंतु काम तो ब्रिटिश सरकार का करते हैं। और वहाँ उन्होंने पर्चे बांटे, पॉम्पलेट दिए और अपनी गिरफ्तारी भी दी। गिरफ्तारी का पर्पज़ ये था कि जब कोर्ट में ट्रायल होगा, उस ट्रायल में हम अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को लोगों के सामने पहुंचा पाएंगे और लोग सुनेंगे कि इस क्रांति की तलवार में कितनी दम है और यह क्रांति उन्हें कहाँ तक लेके जा सकती है। हालांकि ब्रिटिश सरकार को यह गिरफ्तारी का अवसर के रूप में दिखी और असेंबली बम कांड
और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दोनों को उसने जोड़ दिया, जोड़ के ट्रायल शुरू किया। गवर्नर जनरल ने स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करवाई और बहुत जल्दी ही इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब जो हमारी वीडियो का टॉपिक है हम उस पर आएंगे। आखिर इस पूरे प्रकरण में गांधी कहाँ से आ जाते हैं? गांधी जी जो भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? तो आते हैं, जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उसी समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बिगुल फूंक दी। चारों ओर अंग्रेजी कानून की धज्जियां उड़ रही थी, लोग तरह तरह से अंग्रेजी शासन और प्रशासन की अवमानना कर रहे थे। ब्रिटिश इसे सुलझाने के लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन मामला सुलझने से रहा। उन्होंने भारत को एक संविधान देने के लिए गोलमेज सम्मेलन भी करा डाला। अब गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस ही नहीं थी तो सम्मेलन का भविष्य जो होना था हुआ वही। अंग्रेजों को भी ये लग गया कि अब तो काम न चलने वाला है, कांग्रेस को वार्ता की मेज पे लाना ही होगा, क्योंकि जिसके साथ भारत की बहुसंख्यक जनता है वो पार्टी इससे बाहर रहेगी, तो कहाँ का संविधान और कहाँ देश का शासन। तो फिर लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय थे उनको डायरेक्शन गया, आप भैया कांग्रेस से बातचीत करके और उसे वार्ता की मेज पे लाइए। इरविन ने बातचीत शुरू की। गांधी जी इधर कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में गांधी जी ने बहुत सारी शर्तें रखी, इरविन ने कुछ सारी शर्तें मानी और मानने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो इसके इम्पैक्ट को समझाने के लिए बिपिन चंद्रा बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बिना ऐसा ही था जैसा राम के बिना रामलीला होती है। तो द्वितीय गोलमेज में भैया राम बुलाए ही जाने थे उस रामलीला में, राम गए भी, लेकिन जो ये समझौता हुआ उस समझौते में राम यानी कांग्रेस ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण गांधी जी पे उंगली हमेशा उठती है और उसका जवाब शायद कोई नहीं दे पाता है। वो एक ऐसा दौर था जब गांधी जी चाहते तो समझौते में अड़ जाते और भगत सिंह की फांसी को टलवा सकते थे, और या कम से कम नहीं टलवाते तो कोई समझौता नहीं करते। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था चलता ही, और भगत सिंह को उस दौरान फांसी होती तो गांधी जी को और धार मिलती, और संभव था कि उसी लहर में जो घटना 1947 में घटती है वही घटना 1931 में घट जाती, 1930 में घट जाती। भारत 15 साल पहले 17 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। तो गांधी जी के द्वारा भगत सिंह की फांसी को एक अपरिहार्य शर्त न बनाया जाना गांधी जी पे आक्षेप और उंगलियों को उठाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम साधारणतया इस वक्तव्य में गांधी जी को सीधे दोष देने के बजाय उन तथ्यों को रखेंगे जो स्वयं गांधी जी रखते हैं, उनके समर्थक रखते हैं। एक ब्रेक करो। यहाँ साधारणतया किसी भी महापुरुष पे, अब महापुरुष की जो भी डेफिनेशन है उसको आप तय कर लीजिएगा, लेकिन जो कॉमन पार्लेंस में महापुरुष कहा जाता है उस शब्दों में हम महापुरुष वर्ड यूज़ कर रहे हैं। किसी महापुरुष पे हम उंगली नहीं उठाना चाहेंगे। हम कुछ तथ्यों और शब्दों को आपके सामने रखते हैं, आप खुद डिसाइड करिएगा कौन कितना दोषी है, या किसको क्षमा किया जाना चाहिए, किसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी की भी कई सारी मजबूरियां थी इसको करने से पहले। पहली एक मजबूरी थी वैचारिक मजबूरी। गांधी जी अहिंसा पे विश्वास करते थे और हिंसा को किसी भी फॉर्म में स्वीकार नहीं करते थे। भगत सिंह का मार्ग हिंसा को स्वीकार करता था, हालांकि हिंसा का उद्देश्य बृहद और पाक होना चाहिए। तो गांधी जी की अहिंसा का विचार एक तो भगत सिंह के प्रति उनकी पैरवी को बाधित कर रहा था, और दूसरा कारण ब्रिटिश की तरफ से भी था। जो भगत सिंह का केस था वो जो सर्वोच्च
न्यायिक संस्था प्रिवी काउंसिल है ब्रिटिश की, उसके द्वारा उस केस को रिजेक्ट किया जा चुका था। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लॉर्ड इरविन पे एक दबाव था कि आप इस केस को, इस वाद को आप न छेड़िए, जो हो चुका है उसे स्वीकार करिए, उस पर स्टैंड रखिए। इरविन भी थोड़ा एडमेंट था, अड़ा हुआ था कि भगत सिंह की केस को छोड़कर आप अन्य केस पे जो बात करनी हो करिए। दूसरा कि जो पंजाब के सिविल सर्वेंट थे, उन सिविल सर्वेंट में भी अपने एक पदाधिकारी ऑफिसर के मारे जाने का आक्रोश था। उन सिविल सर्वेंट ने इरविन को ये धमकी दी थी कि यदि आप भगत सिंह की फांसी को माफ़ करवाते हैं तो हम सब लोग सामूहिक रूप से रेजिग्नेशन दे देंगे। तो कमोबेश हमारी भारत भूमि का जो वायसराय था, उसके ऊपर ये दबाव था कि वो भगत सिंह को हर हालत में न छोड़े। और गांधी जी का हौसला डमाडोल था। जितनी अडिगता से इरविन भगत सिंह को फांसी देने के लिए लगा हुआ था, उससे बहुत कम उत्साह गांधी जी में था उसे बचाने की। जबकि गांधी जानते थे कि यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका बहुत बुरा परिणाम उन पर और उनके आंदोलनों पर पड़ेगा। फिर भी अहिंसा के आदर्शवाद से वो इतने जुड़े हुए थे कि उस बेड़ियों को वो न तोड़ सके। यही कारण है कि जब कराची में कांग्रेस की सभा चल रही थी तो गांधी को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और गांधी भी कुपित हुए, दुखी मन से बोले, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। तो कहीं ना कहीं ये वाद की भी लड़ाई थी। खैर, इसमें क्या सही है क्या गलत है, हमें पूरी उम्मीद है कि एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में आप इसे सुने होंगे, अपने पूर्व से अर्जित ज्ञान से इसकी तुलना करेंगे, सामाजिक मूल्यों के हिसाब से इसका आकलन करेंगे और फिर कोई निर्णय लेंगे। क्योंकि दोनों ही सेनानियों, दोनों महान व्यक्तियों का भारत भूमि के प्रति असीम योगदान है। भारत भूमि, भारत के लोग उनके ऋणी हैं, हम और आप सब ऋणी हैं। जो भी हो, छोटी मोटी त्रुटियां सब में रह जाती हैं। वो भले महापुरुष थे, दोनों लोगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और असंभव कार्य कर दिखाया, किंतु थे तो इंसानी कमियां तो उनमें भी कुछ हो सकती हैं। इन सारे बिंदुओं को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए इस बिंदु पे आप निर्णय लें तो मुझे प्रसन्नता होगी। खैर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। धन्यवाद।